गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं अभी स्पेशल व्याख्यान के लिए यहाँ हूँ। मेरा जो व्याख्यान है वो आज का विषय है भाषा, ज्ञान और व्यवहार विज्ञान। और इसके में चूँकि मेरा अध्ययन और मेरी तैयारी नहीं हो पाई है तो मैं संदर्भ बहुत ज़्यादा नहीं बटोर सकी हूँ, लेकिन यहाँ मेरा जो उद्देश्य है, जो मुझे थोड़ा बहुत याद आएगा, उसके आधार पर मैं विश्लेषण की एक दृष्टि दूंगी। और जो विश्लेषण की दृष्टि मैं दूंगी उसके आधार पर आप अध्ययन कर सकते हैं भाषा, ज्ञान और व्यवहार विज्ञान का। मेरे पास किताबें बहुत अच्छी अच्छी हैं, दो सेट हैं, लेकिन जो है वही है कि देखने और पढ़ने का समय नहीं होता है। दूसरी बात, इस व्याख्यान के 5 रिव्यूअर हैं और वो पांचों रिव्यूअर जो श्वेता श्रीवास्तव, धर्मेंद्र भाई, दिनेश भाई, विवेक विक्रम भाई, कल्पना मनोरमा जी आदि जो भी हैं, वे सारे इस व्याख्यान का रिव्यू देंगे। और व्याख्यान के बाद ये व्याख्यान पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं होगा। जिसे अभिरुचि है उसे हम टैग करके पर्सनल शेयर करेंगे। ठीक है। आनंद सर को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आनंद सर, आपसे बहुत ताकत मिलती है। तो अभी जब हम भाषा की बात करते हैं तो हमने अलग अलग लेक्चर्स में भाषा विषयक चिंतन किया है, काव्य शास्त्र में और महाभाष्य में भी। सबसे पहले हम संहिताओं में वाक सूक्त को देखते हैं। वाक अम्भृण ऋषि की पुत्री वाक के रूप में ये कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट में वाक, वाणी कैसे समग्र को आवृत किए हुए है। जड़ चेतन समग्र वाणी से ही आवृत हैं, मतलब शब्दों से ही जाने जाते हैं। थोड़ा आगे आते हैं तो बृहदारण्यकोपनिषद में वाग्वय ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है। 1:3:21 इसका रेफरेंस है, वाग्वय ब्रह्म, बृहदारण्यकोपनिषद में। तो वाणी को हम ऋक् संहिता से आरंभ किए, बृहदारण्यक में देखते हैं। अब भर्तृहरि ने जहाँ शब्द ब्रह्म कहा, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। ये जो प्रक्रिया जगतो यतः है, ये व्यवहार विज्ञान है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम, जो शब्द तत्व है, और यद अक्षर है, अक्षर जो क्षरण नहीं हो सकता, जिसका भले हम उच्चारण करके उसको ख़त्म करें, आता जा प्रध्वंसी रहे। उच्चारण प्रक्रिया में वह उच्चरित ध्वनियाँ उच्चरित प्रध्वंसी हैं, केवल उच्चारण प्रक्रिया के व्यक्ति विशेष और समय विशेष के अधीन। लेकिन उसमें जो है ये प्रवीण मकवाना भाई काव्य शास्त्र पर बता रहे हैं। काव्य शास्त्र पर भाई मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे रेगुलर लेक्चर दे रही हूँ, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं एक स्पेशल के लिए बता रही हूँ। अब हम जब देखते हैं कि शब्द ब्रह्म कैसे भर्तृहरि ने कहा, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन। और शब्द तत्व जो है भाषा, विवर्तते अर्थभावेन, अर्थभाव, ज्ञान और प्रक्रिया जगतो यतः, व्यवहार विज्ञान। प्रक्रिया जगतो यतः, यह शब्दों का प्रपंच, शब्दों का जो स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रक्चर को अगर मैं अभी परिभाषित करूं तो इस स्ट्रक्चर मतलब ये होगा कि जैसे अगर हम कहें कलकत्ता तो पूरे कलकत्ता का बोध हो गया, लेकिन अगर हम कहें सॉल्ट लेक, जादवपुर, गोल पार्क, तो ये उसका जो है छोटी छोटी जगहों का बोध हुआ। तो कैसे ये संरचनात्मक ढंग से भाषा एक समग्र का बोध कराता है और एक एक इकाई का भी बोध कराता है। मतलब भाषा के माध्यम से हम समग्र को भी जानते हैं और इकाइयों को भी जानते हैं। ये इसकी संरचनात्मक जो है संश्लेषण, आपस में जोड़ है संरचना का, ये हो गया। उसके बाद अगर हम शिक्षा ग्रंथ में देखें, पाणिनीय शिक्षा जो कि ध्वनि विज्ञान का ग्रंथ है, भाषा विज्ञान की एक ब्रांच है ध्वनि विज्ञान, और ध्वनि विज्ञान का ग्रंथ है पाणिनीय शिक्षा। वहाँ जो आर्टिकुलेशन,
आर्टिकुलेशन का प्रोसेस बताया गया है। आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनो युङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निम आहन्ति स प्रेरयति मारुतम। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ ये जो हम उच्चारण कैसे करते हैं इसकी प्रक्रिया बताई गई है, और शब्द को, ध्वनियों को, या जो अक्षर वाक्य का संघात हम बोल रहे हैं उसको जो है आत्मा से जोड़ दिया गया है। भाषा को आत्मा से जोड़कर आत्मा, फिर बुद्धि, बुद्धि को, और फिर मन, मन और मन कायाग्नि को आहत करता है। वह मारुत प्राणवायु को, सांस प्रश्वास को प्रेरित करती है। वही सांस प्रश्वास हमारे मुखावयवों से टकराकर शब्द निकलता है। अब ये जो प्रोसेस कहे हैं इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो आत्मा से शब्द को जोड़ा। आप देखिए, शब्दों की अगर व्यवहार में हम जनरल एग्जाम्पल देते हैं तो शब्दों की चोट आत्मा को लगती है, और शब्दों से जो ज्ञान होता है उससे आत्मा प्रफुल्लित होती है। तो ठीक है, जब शब्दों का आत्मा से कैसे रिलेशन है, शब्द ज्ञान का कैसे सोर्स है, भाषा और भाषा से ज्ञान और भाषा का ज्ञान, ये दो हैं। जब हम उच्चारण करते हैं आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनो युङ्क्ते विवक्षया, तो हम शब्दों के उच्चारण की प्रक्रिया को जान भी रहे होते हैं और शब्द को उच्चारण कर रहे होते हैं। अगर हम प्रक्रिया को नहीं जानते, केवल हम बोलते जा रहे हैं, तो मेरे पास भाषा है और ज्ञान हमें पता नहीं है। ज्ञान है लेकिन हमें अपने ही ज्ञान की जानकारी नहीं है। और उसके बाद जो भाषा और ज्ञान और उसके बाद जो व्यवहार विज्ञान इससे रिलेटेड है वह आपस में कोरिलेट नहीं हो पाता है। एक ये मतलब ये मेरा अपना कहने का तरीका है, पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे बता रही हूँ। दूसरी चीज़, जब हम शब्दों की शक्ति देखते हैं, शब्दों की शक्ति केवल काव्य शास्त्र का विषय नहीं है। अभिधा लक्षणा व्यंजना, शब्दों की अपनी मौलिक शक्ति होती है, और वो जो मौलिक शक्ति है उसी से भाषा जो है सभी स्थावर जंगम का बोध कराती है, सभी जड़ चेतन का बोध कराती है। हम भाषा से ही नाम और रूपात्मक जगत को जानते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, शब्दों में अगर पानी है, लहर है, सागर है, झरना है, तो देखिए आप कितने तरह की रूप का बोध होता है। अगर किसी ने कहा झरना तो आपको एक पहाड़ से गिरता हुआ पानी दिखाई देगा, महसूस होगा, आपकी बौद्धिकता में वो ज्ञान आएगा, दृश्य आएगा। महासागर विशाल जल राशि, इसी तरह नदियाँ जो थोड़ा महासागर से छोटी लेकिन अपने स्वतंत्र अस्तित्व को लिए बहती हैं। झील किस तरह छोटे से परिधि में होती है, पोखरा मानव निर्मित छोटे से गड्ढे में पानी भरा हुआ। तो जब हम ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यही शब्द कैसे विविध रूपों का बोध कराते हैं। नाम और उसका एक रूप वैशिष्ट्य, तो नाम रूपात्मक जगत शब्दों के माध्यम से जाना जाता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि लैंग्वेज जो है कैसे वैराइटीज़ होती हैं। जैसे अगर कहीं किसी पौधे को पानी नहीं दिया जाता है तो मान लो बहुत दिन हुआ, आसपास की मिट्टियाँ सूखी हो गई, ड्राइनेस हो गई, तो आप देख के समझ जाते हैं ओह यहाँ पानी की ज़रूरत है। तो वो जो प्रकृति है उसकी अपनी लैंग्वेज है एक्सप्रेस करने की। वो भाषा स्पीच नहीं है, आर्टिकुलेटेड लैंग्वेज नहीं है, लेकिन वहाँ जैसे मैं कौवे को जब यहाँ चारा देती हूँ तो एक आवाज़ एक निकालता है और दूसरा ढेर सारे एक साथ आ जाते हैं। या कोई कौवे का बच्चा घोंसले से गिरा, चिड़िया का बच्चा, बिल्ली ले जा रही है, तो एक ऐसी आवाज़ उसकी आर्त होती है कि सारे पक्षी उसे घेर के चिल्लाने लगते हैं। तो ये जो भाषा है सहभाव है, और एक भाषा के एक टोन का सहभाव है, ये भाषा की वैरायटी है। अगर आपने मधुमक्खियों का पढ़ा होगा, प्रजनन आदि, तो जैसे एक रानी मधुमक्खी उड़ती है, उसके पीछे और उड़ते हैं,
तो उसमें आप देखेंगे कि उनकी पशु पक्षियों की भाषा कैसी होती है। बरसात में जो मेढक टर्राते हैं, मोर नाचते हैं, वह उनका प्रजनन काल होता है, वहाँ उनकी लैंग्वेज कैसी होती है। तो पहले तो भाषा के हम व्यापक दायरे को समझेंगे। अगर कोई छोटे से पौधे को ऊपर से किसी ने तोड़ दिया तो बगल से और नीचे से जब वो फिर से नए पल्लव उसमें निकलते हैं तो वह जो प्रकृति का फिर से अंकुरण है उसी तने में, उसकी भाषा, ठीक है। और इसी तरह जियोग्राफिकल इश्यूज़ में मैं देखती हूँ, जैसे रेगिस्तान में कैक्टस ज़्यादा होता है, यहाँ जो है मछलियों की पैदावार ज़्यादा है, तो जो जियोग्राफिकल प्लेसेस पर आधारित जो भाषा है, तो पहले तो हम भाषा के व्यापकता को समझ लेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक ही शब्द कैसे विविध प्रसंग में अर्थ बदलता है और कैसे ज्ञान को बढ़ाता और बताता है, वो हम देखते हैं। ये भाषा हुआ। और व्यवहार विज्ञान से जब हम इसको जोड़ते हैं तो एक कोर्स की भाषा जो किताबी भाषा है, एक जो संवाद की भाषा हमारी अपनी भाषा है, मूड की भाषा, हमारा मूड अच्छा नहीं है तो या तो हम चुप रहेंगे, जवाब नहीं देंगे, मौन की भाषा हो जाती है। और या फिर बहुत कभी कभी गुस्से में तेज़ आवाज़ में लोग बोल देते हैं, बहुत प्यार से क्या बोलें समझ में नहीं आता है, कुछ बोल देते हैं। तो जो भाषा के वेरिएशंस इस रूप में निकलते हैं, जैसे घर में कभी कभी पता चलता था मम्मी गुस्सा है, अभी नहीं बोलना है, तो वो जो उनके मूड की भाषा फेस एक्सप्रेशंस पर भाव भंगिमा से रिफ्लेक्ट होकर हमें किसी के गुस्से मूड का बोध करा देती है, और वहाँ हमें क्या व्यवहार करना है, ठीक है, हमें कैसा व्यवहार करना है, ये हम डिसाइड करते हैं। तो भाषा से ज्ञान और ज्ञान से व्यवहार विज्ञान। जैसे हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, एड्रेस पूछना है किसी से, अगर गूगल मैप नहीं ऑन किया, एड्रेस पूछ रहे हैं, एक भाई साहब जवाब नहीं दे रहे हैं, एक उधर मुंह कर लिए, तो हम समझ जाते हैं ये इंसान सही नहीं है। एक इंसान, तो हम उससे जैसे उसके एक्सप्रेशंस से उसके व्यक्तित्व या नेचर को हम समझने लगते हैं। ये हुआ हमारा ज्ञान। और व्यवहार विज्ञान हुआ कि दोबारा उससे ना पूछो, चलो आगे किसी और से पूछो। तो ये व्यवहार विज्ञान, ठीक है। मैं वो नहीं लाई, नोट्स कुछ नहीं बना पाए हम। थोड़ा सा आप भाषा को और देखते हैं तो प्रसंग के अनुकूल वार्ता, जैसे कोई दुखद प्रसंग है तो आप जोक नहीं सुना सकते। ये फेसबुक की दुनिया छोड़िए, यहाँ सब कुछ चलता है, लेकिन अगर दुखद चल रहा है तो वहाँ जोक सुनाना वर्जित है। और अगर कोई बहुत खुशी की बात है, बहुत किसी के आप जन्मोत्सव में, मुंडन में या विवाहोत्सव में गए हैं, तो कोई तकलीफ़ पर, अपनी पुरानी तकलीफ़ पर चर्चा करना बहुत अच्छी बात नहीं होगी। तो इस तरह से प्रसंग और प्रसंग के अनुकूल कौन कौन से संवाद परिचर्चा के विषय रखने हैं, इसका ज्ञान और इसके अनुकूल व्यवहार, ये हम इस पर बात कर रहे हैं। चूँकि हमारा तो शास्त्रीय विषय था, हमें उसके रेफरेंसेस लाने थे, तो नोट्स तो बनी नहीं। इसके अलावा हम देखते हैं कि एप्लीकेशन और लेटर की भाषा, डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन और लेटर। अगर आप ऑफिशियल एप्लीकेशन लिखते हैं वहाँ की लैंग्वेज, और किसी को पत्र लिखते हैं, पत्र में भी कैसा पत्र है, किसे लिखा जा रहा है, ये भी मैं महत्व रखता है। वहाँ भाषा कैसे बदलते जाती है। एक एप्लीकेशन में जो आपकी ज़रूरत है उसे आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, वही आप किसी आत्मीय को पत्र लिखते समय कैसे आपके भाव परिवर्तित हो जाते हैं, कैसे आपका विषय चेंज हो जाता है और उसी के अनुकूल शब्द चयन होता जाता है। ये क्यों हो रहा है, इसका हमें ज्ञान हो और ये व्यवहार का उसी समय हम परिज्ञान करें। तो दूसरा आप देखेंगे नाटक की भाषा। कहानी की भाषा अलग होती है क्योंकि उसे पढ़ा जाता है, लेकिन जब नाटक खेला जाता है तो उसके डायलॉग्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो हम भाषा के ज्ञान की बात कर रहे हैं, भाषा ज्ञान और व्यवहार, जब हम भाषा के ज्ञान की बात करेंगे तो भाषा का ज्ञान और भाषा से ज्ञान दो चीज़ें आएंगी। एक है भाषा का ज्ञान, दूसरा है भाषा से जो ज्ञान हुआ, ठीक। भाषा से जो ज्ञान होगा
वो हो सकता है कि आपने किसी से कुछ पूछा, उसने बता दिया, तो अभीप्सित ज्ञान हो गया, या आपको कुछ नया पता चला, या किसी जानकारी का और विस्तार मिला। मतलब भाषा से जो ज्ञान होता है वह अनंत है। और भाषा का ज्ञान अगर कोई नया आप अन्वेषण कर लें तो दूसरी बात है, भाषा विज्ञान का, भाषा लिंग्विस्ट बन जाएं, भाषा वैज्ञानिक बन जाएं। अदरवाइज़ भाषा का ज्ञान वही है जो अब तक पूर्वाचार्यों ने रिसर्च करके दिया है। ठीक है। अगर हम व्यवहार विज्ञान पर और बात करें तो कबीर को ले लेते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। वाणी आप अभी हमने इसमें पढ़ा पाणिनीय शिक्षा में, मनः कायाग्नि आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनः का मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्नि माहन्ति। आत्मा आपकी बहुत दुखी है तो कैसे वो बुद्धि समेत्यर्थान और कैसे मन, लेकिन आप जब बोलेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, क्योंकि वाणी की प्रभावोत्पादकता अधिक होती है। वाणी की प्रभावोत्पादकता देखने के लिए आप बस ये याद रखिए, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। आप जब वाणी पर, वाक शक्ति, भाषा पर अध्ययन करें तो फिर ये देखेंगे कि वाणी जो कि बुद्धि और मन का ही विस्तार है, आर्टिकुलेशन है, उच्चारण है। आपके मन में जो है, जो बुद्धि में है, वह आप कैसे बोलते हैं वही बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो विजडम का कर दिया गया है, व्यवहार विज्ञान का हमने इसलिए किया जिक्र कि यहाँ आपका जो विजडम ऑफ स्पीच है, विजडम ऑफ स्पीच है, उस पर जब आप फोकस्ड रहेंगे तो आपकी अभिव्यक्ति होगी, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। उसके बाद क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ये बोल देखिए, जो वाक सूक्त है ऋक् संहिता का, जो बृहदारण्यक का वाग्वय ब्रह्म है, जिसे भर्तृहरि ने अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम कहा, जिसे आचार्य दंडी ने कहा कि तीनों भुवन अंधकार में चले जाते यदि शब्द की ज्योति ना प्रकाशित होती। सूर्य, चंद्र और बिजली के बाद चौथी ज्योति शब्द है, पांचवी ज्योति है। सूर्य, चंद्र, बिजली और अग्नि के बाद पांचवी ज्योति शब्द है। तो शब्द का जो प्रकाश है, लाइट है, वो आग ना लगा दे, है ना। कभी कभी एक चिंगारी आग लगा देती है। इस प्रसंग में आप द्रौपदी का वो कटाक्ष देख सकते हैं, अंधे के अंधे ही होते हैं। तो जो है, या जो है सीता का वो समय स्वर्ण मृग की लालसा को समझ सकते हैं। तो वाणी जो है ज्योति है, और ये ज्योति चिंगारी ना बन जाए, वो आग ना लगा दे, वो दावानल ना बन जाए, जो होता है क्या बोलते हैं महा आग, जंगल की आग या कुछ और, पानी में आग ना लगा दे। इसलिए हमें विजडम ऑफ स्पीच पर फोकस करना होगा। और विजडम ऑफ स्पीच की जब हम बात करेंगे तो भाषा से ज्ञान और ज्ञान से व्यवहार विज्ञान की प्रक्रिया को ही हमें आमूल चूल समझते रहना होगा। ठीक है। आपने पढ़ा होगा, अब हम रेफरेंस तो नहीं लाए उपनिषद और इन सब में विविध जगह कहा गया सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद, लेकिन सुभाषित में क्या कहा गया, अप्रिय सत्य ना बोलो। एक कहानी क्या थी कि जो बच्चे झूठ बोलते थे, कोई शिकारी गाय को दौड़ाया। जब शिकारी गाय को दौड़ाया, बच्चे खेल रहे थे और शिकारी ने पूछा कि गाय किधर मुड़ गई। बच्चों ने झूठ बोल दिया मजाक में, इससे गाय के प्राण बच गए। गाय भाग गई और शिकारी दूसरी दिशा में चला गया। लेकिन अब ये झूठ यहाँ कैसे उपकारी हो गया, व्यवहार विज्ञान देखिए। इसी तरह एक बार और शिकारी दौड़ रहे थे, गाय जो है जा रही थी, कहीं गाय मुड़ी। एक ऋषि सत्यवादी थे, उनसे पूछा गाय किधर मुड़ी, उन्होंने सत्य बता दिया, इधर गई।
और जो है वो शिकारी उधर गया और गाय को पकड़ के उसकी हत्या कर दी। अब यहाँ गो हत्या का पाप उस ऋषि को लगा, क्योंकि उन्होंने ये नहीं समझा देख कर कि क्यों ढूंढ रहा है। तो कहाँ सत्य बोलना घातक हो सकता है, इसका भी बोध ज्ञान और फिर व्यवहार विज्ञान। ठीक है, सत्य बोलने से कैसे अगर घातक है तो या तो चुप रहो या झूठ बोलो, इसका भी विधान है, आपद धर्म है। और यह जो है कैसे व्यवहार विज्ञान का नियमन करता है। अब आप देखेंगे भाषा जो है, भाषा मानव प्रगति में सहायक है। अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत मीठा माधुर्य है आपकी वाणी में, तो उसमें एक आकर्षण शक्ति होती है। आप वाणी के माधुर्य से गैर को भी अपना बना सकते हैं। तो इस तरह से आपकी एक आत्मिक भावनात्मक प्रगति हुई। अगर आपको भाषिक ज्ञान बहुत अच्छा है, भाषा और भाषा से निहित विषय का ज्ञान बहुत अच्छा है, तो आपकी भौतिक जगत में प्रगति हो सकती है। अगर आपको एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान है, तो आप उन भाषाओं के साहित्य शास्त्र ग्रंथ पढ़कर या जानकर अपनी बौद्धिक प्रगति कर सकते हैं। और व्यावसायिक प्रगति तो इन सब में है ही। अनुभवों में जब आपकी भाषा उतरती है, आप जब अपने एक्सपीरियंसेस को अब भाषा में कंपोज करते हैं, तो वहाँ आपकी भाषा अमर हो जाती है। अनुभवों में जब भाषा उतरती है, जैसे न्यूटन ने जो फल गिरते हुए देखा, एप्पल अगर गिरा और वो नीचे क्यों गिरा, दाहिने बाएं नहीं गिरा, इस पर चिंतन किया, गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी इस्टेब्लिश की, वो न्यूटन का अनुभव है। न्यूटन के एक्सपीरियंसेस जब वो जो है ग्रेविटी और इसमें आए, तो उनकी भाषा अमर हो गई। तो भाषा से ज्ञान या भाषा का ज्ञान, उसके बाद व्यवहार विज्ञान। जब हम स्मृति और प्रतिभिज्ञा को पढ़ते हैं, तो ये केवल दार्शनिक नहीं है, बल्कि दर्शन भी व्यवहार विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि भाषा ज्ञान व्यवहार विज्ञान, इट्स ऑल। अब देखते हैं यहाँ, चूँकि प्रिपरेशन नहीं हुई है, मैं इस पर क्या बताऊँ, रोज़ की मेरी वही हालत होती है। 6 बजे सो के उठे। मुख की विकृति से पता चल जाता है कि वो बहुत क्रोधित हैं, या वो जवाब नहीं देंगे, या जैसे हम लोग जो है स्कूल में मैडम लोगों का नाम रखते थे, वो मरकहियान मैडम हैं, वो वैसी मैडम हैं। तो एक तारा मैम थी, उनको कांटा कहते थे, बहुत डांटती थी। तो इस तरह की जो है बातें जो होती हैं, वो मुख विकृति, अंग की भंगिमा वाली भाषा से आपका व्यक्तित्व तय हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक भाषा का विस्तार है। उसके बाद जो है लिखने वाली भाषा और डायलॉग्स की भाषा। जैसे किसी कहानी पर जब फिल्म बनती है, तो उसको डायलॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है, उस कहानी के सेंटेंसेस को। ठीक है, हम जो सोच रहे होते हैं एकदम वैसा नहीं बोल पाते। सोचने की भाषा अलग होती है चिंतन की, और अभिव्यक्ति एकदम अलग होती है। जैसे मैं बोल रही हूँ, तो मैं ऐसा एकदम नहीं सोचती कि यही वाक्य ऐसे ऐसे मस्तिष्क में चिंतन में है, बल्कि चिंतन में तत्व होता है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और उसकी विस्तृति चक्रीय होती है। लेकिन स्पीच जो है वो लीनियर होती है, रैखिक क्रम से हमें अभिव्यक्त करना है। ठीक है, इसी तरह से जब हम फिलोसफिकल लैंग्वेज एंड लिटरेरी लैंग्वेज देखते हैं, ऐसे तो बड़ा आसान है, फिलॉसफी को आप प्रभु सम्मित कह दीजिए, लिटरेचर को कांता सम्मित कह दीजिए, और इन डिवीज़न्स का आधार भी भाषा है, और इससे ज्ञान इस रूप में मिलता है। ठीक है, अब दर्शन की भाषा जब आप देखते हैं, फिलॉसफी की लैंग्वेज जब वो ब्रह्म और दुनिया को परिभाषित करते हैं, तो वे कौन से व्यवहार विज्ञान को दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है एक ये आ जाती है कि फिलॉसफी का पर्पस आपकी बौद्धिकता, आपकी आत्मिक शक्ति को जगा देना है।
तो दर्शन की भाषा का जो ज्ञान है वो व्यक्तित्व का आमूलचूल विकास, और फिर वह व्यवहार विज्ञान तय करेगा वो सोसाइटी में, दुनिया में कैसे एडजस्ट करे। ज़्यादातर इंडियन फिलॉसफी का पर्पस है दुख त्रय अभिघात, जो दैविक भौतिक दुख हैं उनसे मुक्ति, और हमेशा हर दर्शन का प्रायः उद्देश्य रहता है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष है, यह व्याकरण दर्शन में भी है। और व्याकरण दर्शन में जो मोक्ष है, उस पर मैंने एक रिसर्च पेपर कभी लिखा था, पता नहीं कहाँ गया। उसमें शब्द और शब्द तत्वों का व्यापक परिज्ञान, जिससे आप अवबोधन की, अभिव्यक्ति की, ज्ञान की अपर लिमिट को हासिल कर सकें, उच्च, वही मोक्ष है। ठीक है। इसी तरह से जब हम यहाँ बैठे बैठे सब जगह का हमें ज्ञान हो, कहाँ क्या, हर चीज़ों की वजह पता हो, कारण, अभी यहाँ सूरज ना निकले तो चलो बादल छाया है, या कोई वजह पता हो, कोई मुझे बुरा बोला तो उसके मूड का या उसकी सीमाएं उतनी ही हैं ये बोध हो। मतलब कि कुछ चीज़ों के कारण होते हैं, कुछ चीज़ें बिना कारण होती हैं, और दोनों का जब हमें सम्यक बोध है तो उस पर हमें बहुत आश्चर्य नहीं होता, सरप्राइज़ नहीं होता। दैट्स वही एक मोक्ष की अवस्था होती है, जब हमारे मन से हर तरह का डर और विस्मय निकल जाए, हमारी समझ का एक स्तर हो, उच्च स्तर हो, निम्न नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा जो दर्शन की भाषा है उसका पर्पस, और जो साहित्य की भाषा है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, साहित्य आपको इंटरटेन करेगा, आनंद देगा, और आनंद के साथ ज्ञान भी देगा। आजकल की जो परिस्थिति चल रही है, मुझे रह रह के जो है रंगभूमि प्रेमचंद का याद आ रहा है कि बस वही सिगरेट फैक्ट्री बन रही है। लॉस और लॉस जो है केवल और केवल मजदूर वर्ग, मेहनत कश का ही होता है। तो खैर, इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ जो लिटरेरी भाषा है वो कैसे कभी कभी मरहम का काम करती है, और कभी कभी वो जो है आपको रास्ता दिखाती है कि क्या करना चाहिए। एक और भाषा के संदर्भ में मुझे समझ में आती है बात कि जब हमने भाषा को कहा कि भाषा पांचवी ज्योति है, आपने वो कीमोथेरेपी सुना होगा कैंसर में, कैसे उससे ट्रीटमेंट होता है, रोशनी उससे रेज प्रोड्यूस करके कैंसर की बीमारी को ठीक करती है। भाषा भी वह ज्योति है जिससे मन और मस्तिष्क की बहुत सारी व्यथाएं निर्मूल होती हैं। मन के कैंसर की दवाई जो है कभी कभी भाषा है, शास्त्र है। मतलब मेरे लिए शास्त्र है, मुझे शास्त्रीय अध्ययन अधिक पसंद है, ये अलग बात है, समय नहीं रहता है। आप जब पुराणों की भाषा देखेंगे जिसमें आख्यान है, नारद ने कहा, इन्होंने कहा, सुखदेव बोले, ये परीक्षित, और उपनिषद की भाषा देखेंगे, उद्दालक ऋषि ने कहा, याज्ञवल्क्य ने बोला गार्गी से, आप देखेंगे दोनों में संवाद है, लेकिन दोनों में कैसे अंतर है। उपनिषद के संवाद एंड पुराणों के संवाद में कैसे अंतर है। ये भाषा के वेरिएशन, उपनिषद, गुरु शिष्य, और इसमें जो पुराण हैं, इसमें वक्ता एक है, श्रोता भी वहाँ का एक है, लेकिन प्रयोजन है कि कोई पुराण पूरा का ही नवीनीकरण है। उसी उपनिषद वेद के ज्ञान का नवीनीकरण पुराण है। तो उसकी भाषा प्रस्तुति, उसमें कथा कहानियों का संयोजन करके आपको ज्ञान की ओर प्रवृत्त किया गया है। ठीक है, पुराण कपोल कल्पित नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर मैं बताऊंगी। तो जब आप पुराणों की भाषा देखते हैं तो उससे निहित ज्ञान और उस ज्ञान की, पुराणों की भाषा वाले ज्ञान से हमारा जो व्यवहार सिद्ध होता है, हम जिस व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं, वो जो है जब हमें मिलता है तो भाषा ज्ञान और व्यवहार विज्ञान। ठीक है, ये समझिए। उसके बाद जो है, मैंने कुछ नहीं नोट किया क्या,
अच्छा, एक चीज़ देखिए, हम उधर जब पसपसाहनी का बता रहे थे, दुष्ट शब्द जैसे हे अरयः का हे अलयः हो गया तो देवता पराजित हो गए। कैसे एक शब्द आपको पतन में डाल देता है, एक अक्षर का भेद आपको पतन में डाल देता है। तो इस तरह से मतलब ये भेद व्यवहार विज्ञान और यह ज्ञान, भाषा का ज्ञान और व्यवहार विज्ञान में आप देखिए, सिर्फ एक वजह से सिर से आंचल गिरा, पूरे गांव में बदनामी हो जाती है, अरे उनकी बहू तो मोड़ खोले घूम रही है। तो आपका जो ये ज्ञान और व्यवहार विज्ञान, इसका आप एकदम बारीक समझने का प्रयास करिए। उसके बाद जो हमने उस दिन पसपसाहनी में इंद्र शत्रु वाला दिया था कि जरा सा टोन का हेर फेर कैसे घातक बन जाता है। एक शब्द हमने गुस्से में बोला, वो जिंदगी भर के लिए हमारी बुराई बन जाता है। इसीलिए हमें अवबोधन का व्याकरण, जब हम पतंजलि प्रणीत महाभाष्य के प्रथम आहनिक में व्याकरण के प्रयोजन पढ़ते हैं, तो हमें केवल व्याकरण जो किताब में या जो अष्टाध्यायी में है उसके प्रयोजन या शास्त्रीय नहीं, वो अत्यंत व्यावहारिक हैं। भाषा से हमारा कैसे ज्ञान होता है, कैसे हमारा समग्र ज्ञान भाषा पर आश्रित है, और उसका बहुत व्यापक प्रयोजन है व्यवहार विज्ञान, जिसके लिए हमें अवबोधन के व्याकरण को पूरी तरह से समझना चाहिए। अवबोधन के व्याकरण को जो आचार्यों ने तय किया है, बनाया है, तो चूंकि उसे जो है गलतियों से धोया है, जो व्याकरण अवबोधन का महाभाष्यकार या आदि ग्रंथों में कंपोज हुआ है, राम की तरह आचरण करो, रावण की तरह नहीं, इसका जो कहा जाता है, अरे उनकी पतोह तो एकदम सीता जी है। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ चलती हैं बातें, उनका बेटा तो श्रवण कुमार है। तो ये चीज़ें अनुभव और क्रियाओं से कैसे परिष्कृत हैं। यहाँ साबुन से या बॉडी वॉश से व्यक्तित्व को धोने नहाने की बात नहीं होती है, यहाँ आचरण के शुद्धिकरण की बात होती है। और जब वह आचरण का शुद्धिकरण होता है तो कैसे वह व्यवहार, श्रवण कुमार का व्यवहार कालजयी बन जाता है। श्रवण कुमार की जो जीवनचर्या थी, दैनंदिन भाषा थी कि माँ बाप को कंधे पे लेके हम तीर्थ कराएंगे, उनका जो उत्साह था, इच्छा शक्ति थी, वो कितना तीर्थ कराए नहीं कराए इसका हिसाब नहीं होता है, उनका वह व्यवहार कालजयी हो जाता है। ठीक है, एक महाभाष्य का उदाहरण है सक्तुम युतितौना करके, वहाँ वो बहुत अच्छे से लोक का उदाहरण देते हैं कि भाषा को जब हम अपशब्दों से या आचार संहिता व्यवहार विज्ञान को जब हम गलतियों से दूर करते हैं, अच्छाइयों की ओर बढ़ाते हैं और गलतियों को हटाते हैं, तो हमारे पास कोई साबुन, एसिड, हार्पिक या कोलीन नहीं होता है कि हम बुराई को साफ कर दें और अच्छाई को निखारें। हम कैसे करते हैं, हम तपस्या से, अपने व्यवहार से, इन चीज़ों से अच्छाई को डेवलप करते हैं और बुराई को दूर करते हैं। इसी तरह से जब वाणी की बात होती है, हम क्या बोलें क्या ना बोलें, तो ये तो पहले जो शास्त्र लिखते हैं आचार्य, उन्हें भी पहले खुद समझना होता है, पहले खुद समझ के तभी वो ज्ञान देते हैं, कंपोज करते हैं नॉलेज को। तो वो जो ज्ञान पहले खुद समझते हैं अपने प्रतिभा से, टैलेंट, प्रतिभा का मैंने बहुत 2-4 लेक्चर में जिक्र दिया है, अपने टैलेंट से, प्रकृष्ट ज्ञान से और अपने एक्सपीरियंसेस से अपनी वाणी को और व्यवहार विज्ञान को, आचार संहिता को धो माज कर परिष्कृत करते हैं। जैसे सत्तू है, सत्तू को जो है आलू की तरह नहीं धोया जाता है कि आलू में मिट्टी लगी है, ज़मीन से खोद के आया धुल दो। सत्तू को आलू की तरह नहीं धोया जाता, उसको चलनी से छाना जाता है, तो उसका मोटे कण ऊपर हो जाते हैं और बारीक अंदर नीचे आ जाता है अभीप्सित। इसी तरह से व्यवहार विज्ञान, आचार संहिता और सुभाषित को आचार्यों ने अपनी तपस्या, प्रकृष्ट ज्ञान, अपने टैलेंट, अपने एक्सपीरियंसेस से परिष्कार किया, धोया माजा है।
ठीक है, जब कोई सुभाषित कंपोज होता है तो वहाँ आप ये रखिए, ना वहाँ हर्पिक है ना कोलीन है, ना वहाँ कोई बहुत अच्छा फिनाइल है, ना कोई वहाँ दांत साफ़ करने का टूथपेस्ट है कि आप अच्छा सा क्लोजअप से ब्रश करेंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ अनुभव और ज्ञान का ही है वैशिष्ट। आपको मैं नीति शतक के बारे में कल श्वेता कह रही थी। नीति शतक के संदर्भ में मैं कहूँगी कि नीति शतक में वाग्भूषणम, सततम वाग्भूषणम भूषणम कहा गया है। आपकी ज्वेलरीज, आपके कपड़े, आपके सब, आपकी पद प्रतिष्ठा सब महत्वहीन हो जाती है अगर आपको मैनर्स नहीं है। मैनर्स मतलब बॉडी लैंग्वेज एंड वे ऑफ स्पीच, बोलने का लहजा, तरीका। आप देखेंगे चौराहे पर सिपाही झिड़क के बात करता है। दो है, एक तो उसकी ड्यूटी, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका हार्ड वर्क, उसकी छोटी सी सैलरी, वो यस्सर अपने ऑफिसर्स के सामने करता रहता है, तो उससे उसका व्यक्तित्व कैसे प्रभावित हो गया है। और दूसरा, उसने अपने व्यक्तित्व को अपने जीवन के अनुभवों में ऐसे ओढ़ लिया है कि वो अच्छे से रेस्पेक्ट से हर व्यक्ति से बात करना भूल गया है। तीसरा, अगर वो झिड़क कर ना बात करे तो लोग उसके सर पे बैठ जाएंगे, उसकी रेस्पेक्ट ख़त्म कर देंगे, क्योंकि पब्लिक को डांटने की भाषा से ही डर समझ में आता है प्रायः। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि सततम वाग्भूषणम भूषणम कहा गया कि योराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। तो इस तरह से आप नहीं नहाए हैं, नहीं चंदन और परफ्यूम डियो लगाए हैं, लेकिन कभी कभी कोई इतना प्रिय होता है कि हम वैसे ही उससे लिपट लेते हैं। खासकर हम लोग जब यात्रा करके 24-36 घंटे की ट्रेन में स्लीपर क्लास में जाते थे और कोई सहेली मिल जाती थी तो ये नहीं देखते थे कि कपड़े में महक कैसी आ रही होगी। तो ये जो होता है कि आपकी वाणी आपके भावनाओं की भाषा है। और कई बार तो हम जनरल डिब्बे में भी गए और पहुंचते ही कोई मिल गई तो एकदम, तो उसमें ये होता है इट्स लैंग्वेज ऑफ योर इमोशंस, योर रिलेशन, आपके संबंध और भावनाओं की भाषा का ज्ञान होता है, ठीक है। और उससे फिर आपका व्यवहार तय होता है कि आपने व्यवहार क्या किया, ठीक है। और इस तरह से फिर जो है आप सूफ़ी कवियों को अगर देखेंगे, सूफ़ी कवियों ने बहुत अच्छे बहुत प्रेम के ही गीत लिखे कि हर नीति रीति का विरोध कर दिया कि हम प्रेम से ही ईश्वर को पाए जाएंगे, प्रेम से ही वह पाया जा सकता है। तो उनकी मैली चादर महत्व नहीं रखती सूफियों की, उनका गॉड से ऐसा रिलेशन हो जाता है कि वो चादर चाहे जितनी मैली हो वो प्रेम के गीत गाएंगे और कहेंगे कि मैं तो तेरा गुलाम हूँ। और उन्हीं जो है सूफियों की लोग मज़ार पे चादर चढ़ाने लगते हैं। तो यहाँ आप भाषा देखेंगे, जिसकी चादर सबसे मैली थी उसको दिन में पता नहीं कितनी चादर चढ़ाई जाती है, ठीक है। भाषा, ज्ञान और व्यवहार विज्ञान। इसी तरह से हम अपने में ही देखते हैं कि राम ऐसे ही नहीं पूजित हैं, पूरा जीवन संघर्ष में था, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं। तो उनकी जो भाषा, उनका आचरण वाली भाषा, पिता के वचन को पालन करने वाली भाषा, उनका जो सबरी के बेर खाने वाली भाषा, या निषाद राज को जो है निषाद राज को गले लगाने वाली भाषा है, सुग्रीव और हनुमान से उनके संबंधों की भाषा, विभीषण को अपनाने की भाषा है, उससे वो भाषा ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। और उसी आचरण से जैसे लगता है ना, काश हम राम होते, हम हो नहीं सकते हैं लेकिन उनके कुछ व्यवहार को स्वयं में उतार सकते हैं। तो ये भाषा, भाषा से नॉलेज एंड नॉलेज से व्यवहार विज्ञान। और ये भी हम जान सकते हैं कि हम हो भी नहीं सकते। इसी प्रसंग में जब हम राम का उदाहरण देते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम का, तो कृष्ण का भी योगेश्वर कृष्ण रहे हैं। और जब अश्वत्थामा ने सोए हुए पांडुपुत्रों का वध कर दिया था और केवल इनकी अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ में अगली पीढ़ी का वंशज था, तो किसी ने चक्र चलाया था, ब्रह्मास्त्र चला दिया था कि वो जो है गर्भ नष्ट हो जाए।
तो कृष्ण ने उस ब्रह्मास्त्र को रोका और शपथ ली कि अगर मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूँ तो ये ब्रह्मास्त्र रुक जाए। अब आप सोचिए, वही कृष्ण जो कितने हजार 16,000 और कितनी गोपिकाओं के साथ महारास में प्रवृत्त हुआ हो, वह योगेश्वर कैसे हो सकता है? तो यहाँ जो महारास या था वह काम लीला नहीं, वह योग की एक अवस्था थी। ठीक है, वहाँ आसक्ति लिप्सा विलास नहीं है, वह दिव्य केली लीला है। इस तरह से समझ कर तो जो महारास का कैलेंडर या सब मिलता है ना कि गोपियाँ और सबके बीच में एक एक कृष्ण रास मंडल का अक्सर, उसको हम देख के फिर योगेश्वर कृष्ण को देखें कि ये इंसान साधारण नहीं हो सकता, यह योगी है। अपने आप को कैसे बहुतों में कन्वर्ट करके हर 2 गोपी के बीच में वो अवस्थित हो गया है। तो वह योगेश्वर कृष्ण है जिसको समझने की हमारी क्षमता बड़ी सीमित है। ठीक है, तो इस तरह से व्यवहार विज्ञान हो जाता है। इसी में जो है अगर हम देखेंगे तो ये है कि जैसे हम भाषा तो बोल लेते हैं, हमें ज्ञान की क्या ज़रूरत है? भाषा से तो काम चल ही रहा है, जीवन यापन हमारा बहुत अच्छा होता है भाषा से। जिनके पास स्पीच नहीं है वो साइन लैंग्वेज का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर उनके पास नॉलेज ना हो तो उन्हें जॉब नहीं मिल सकती। जिनके पास केवल लैंग्वेज है और भी स्पीच लैंग्वेज है लेकिन बाकी सेंसेस नहीं है, तो वो कैसे और अच्छा अभिव्यक्त कर सकते हैं? जैसे सूरदास, केवल सूरदास को उनके कृष्ण लीला विषयक पदों से ही सम्मान मिलता है और किसी चीज़ से नहीं। तो वह भी एक लैंग्वेज है, वाक। अब ऐसे सूरदास के प्रसंग में हम देखें तो यहाँ वाग वै ब्रह्म, वाणी ही ब्रह्म है, कैसे पता चलता है कि एक आदमी को, एक सूरदास जो हरियाणा के किसी रास्ते में भीख मांग रहा था, वल्लभाचार्य जैसे गुरु मिल जाते हैं और उनको जो है वह सूरदास बना देते हैं भागवत पढ़ा पढ़ा के। तो वहाँ भी हम ये देखते हैं कि वाणी की उपासना, जो सूरदास ने कृष्ण की लीला का वर्णन किया है, लीला के वर्णन में जो माध्यम है वो तो भाषा ही है ना। भाषा ने ही तो सूरदास के भावों को आकार दिया है, मूर्त रूप दिया है। तो यहाँ भाषा में विद्या और ज्ञान अंतर्भावित हो गया, तब जाके आपका व्यवहार कालजयी बन जाता है। ठीक है, अब हम देखें कि विद्या क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे सूरदास मंदिरों के सामने भीख मांगते हैं, कोई नहीं जानता, केवल वृंदावन के सूरदास को ही कैसे सब जानते हैं। तो नीति शतक श्वेता ने कहा, उनके कहने पर नीति शतक मैं देख रही हूँ, तो वहाँ जैसे जो है विद्या को मनुष्य का श्रेष्ठ रूप कहा गया है। विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ रूप है और छिपा हुआ सुरक्षित धन है। इस संदर्भ में मैं स्वयं को मानती हूँ। आप मुझे लीजिए, 2-3 साल पहले मैं 25 किलो की बीमार बेड पे पड़ी थी, जिसे अपना कपड़ा उतारने और बदलने तक की हिम्मत नहीं थी। और सिर्फ मैंने कभी पढ़ाई की थी, ये मुझे याद आया कि मैंने कभी पढ़ाई की थी और सब याद आता गया। अभी भी मैं कल किताबें छूने का, अलमारी खोलने का टाइम नहीं है। लेकिन विद्या अगर आपके पास है, मुझे इस बात पर अहंकार नहीं बल्कि गर्व है। मुझे लगता है मुझे निरंतर सीखते रहना चाहिए और मेरा प्रकाश, अगर मुझ में प्रकाश ईश्वर ने दिया है तो मेरे प्रकाश से जितने प्रकाशित हो सकें या जितने लोग अपने प्रकाश को जगा सकें, वही अस्तित्व की सार्थकता है। तो नीति शतक में लिखा है भर्तृहरि ने, पता नहीं ये वही वाक्यपदीय वाले भर्तृहरि हैं या दूसरे हैं, इस पर बड़ा लड़ाई है विद्वानों का, इतिहासकारों का। तो खैर, इसमें जो है यहाँ भर्तृहरि भोज के बड़े भाई हैं, वो भी प्रसंग है, कहानी रानी पिंगला वाली। तो विद्या छुपा हुआ धन है, विद्या भोग विलास देने वाला है। आप सोच के देखिए कि कोई अगर हम बार बार सेल्समैन, LIC एजेंट का एग्जाम्पल देते हैं, उनकी जो है स्पीच, बोलने का, कन्विंस कर लेने के गुण ही उनकी जॉब में उन्हें सक्रिय रखते हैं। तो यह अभिव्यक्ति की विद्या हुई।
सेल्समैन कैसे फंसा के LIC वाले, ICIC वाले कई कई पॉलिसीज़ में फंसा लेते हैं, वह उनके जीवन यापन का तरीका, उनके अभिव्यक्ति की विद्या। तो विद्या आपको भोग विलास भी देती है। गीत संगीत नृत्य या कोई जॉब आप पाते हैं तो कहीं ना कहीं विद्या या कोई परीक्षा पास करके, जो भाषाओं पर ही आश्रित है। आपको केवल भोग विलास नहीं, यशस्वी भी विद्या बनाती है और विद्या ही सुख देती है। सुख बहुत तरह के होते हैं, भौतिक सुख और आत्मिक सुख, संतुष्टि वाला। तो इस तरह से हम जब विद्या को देखते हैं, ज्ञान जिसे ज्ञान कह रहे हैं, वह कैसे भाषा से भाषा का ज्ञान, और वह जब विश्व से जुड़ता है, समाज और परिवार से जुड़ता है, तो वो व्यवहार विज्ञान बन जाता है। ठीक है। और इसमें ये है जो परदेश में विद्या बंधुजन हैं, जैसे परदेश में हम यहाँ पर हैं, मेरा कोई नहीं है, लेकिन मुझसे काफ़ी यहाँ पर प्यार करने वाली औरतें हैं जो बहुत मानती हैं। तो चूँकि जो हमारी अपनी एक छुपी हुई, मेरा भाई जो मेरा सगा भाई है, बायोलॉजिकल ब्रदर, वो कहता है कि दीदी को एक राजनीति आती है सम्मोहन की, जो किसी को अपने बस में कर लेती हैं, और कोई दुनिया में वो राज नहीं समझता, सिर्फ मैं समझता हूँ। आगे वो कहता है कि जैसे फिल्मों में विलेन है ना, अच्छा बनकर कैसे नुकसान करता है, दर्शक समझ रहे हैं लेकिन वहाँ के हीरो और लोग नहीं समझ पाते हैं उसको। उसी तरह पूरी दुनिया दीदी को नहीं समझ पाती, सिर्फ मैं समझ रहा हूँ कि दीदी पूरे दुनिया में राजनीति खेल रही है। ये मेरा सगा भाई मुझे हमेशा कहता है। एक बार दिसंबर की रात थी, वो पढ़ रहा था बेडरूम में, हम उसको गए उसका खाना लेकर, और हमने बोला, रजाई ओढ़ के पढ़ रहा था, हम तुम्हें अपने हाथ से खिला देते हैं तो हाथ नहीं धोना पड़ेगा। वो कह रहा है, हाय भगवान, मुझ पे भी तुम राजनीति करने लगी, अब तुम मुझे अपने वश में कर लूँगी। तो इस तरह की बातें होती हैं। अब ये विद्या का ही एक रूप है जो आपको यश और सुख देता है। विद्या गुरुओं की गुरु है। ये नीति शतक का ही मैं व्याख्या अनुवाद बता रही हूँ, संस्कृत बोलने का फ़ायदा नहीं है, किताब से आप लोग देख लीजिएगा। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। कभी कभी गुरु लोग शिष्य भक्त बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिष्य का आचरण व्यवहार इतना अच्छा होता है। तो ये जो व्यवहार विज्ञान वाली विद्या है, यह कैसे आपको चहेता बना देती है। और विद्या ही सबसे बड़ा देवता है। नहीं ज्ञानम सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ठीक है। और इन्होंने कहा गीता में शायद, नहीं ज्ञानम सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान से ज़्यादा पवित्र कुछ भी यहाँ नहीं है। गीता में ज्ञान योग है। और भर्तृहरि ने वाक्यबदीय में कहा, ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते, सारा ज्ञान शब्दों से ही भाषित होता है। तो आप देखेंगे कि सबसे बड़े पवित्र क्या है? दग्ध बीज विद्या ज्ञान, और वह शब्दों से भाषित होता है। शब्द केवल बोलने वाला नहीं, व्यवहार की भी भाषा होती है। ठीक है। राजाओं के मध्य भी अगर राजा भी कहीं झुकता है तो वो विद्वान के समक्ष, IAS PCS सारे, आज तो ज़माना बदल गया, आज तो नेता पूजित होते हैं या पावरफुल शक्ति पूजित होती है, लेकिन ऐसा हमारा इतिहास रहा है कि जहाँ बड़े बड़े राजा भी झुककर अपने गुरु को प्रणाम करते थे। ये हमारा इतिहास है। तो क्यों? क्योंकि उनके पास अर्जित विद्या है, तपस्या से अर्जित विद्या है। हम जब कहते हैं विद्यार्थी जीवन कष्ट का है, तो कष्ट का मतलब ये नहीं है कि हम खाना ना खाएं या अच्छे कपड़े ना पहनें। उसमें आपको मन और बुद्धि की आत्मिक रूप से तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर ज्ञान आपके अंतस में गहरे पैठ बनाता है। ठीक है। आप कितने भी धनी हों, आपसे टैक्स ले सकती है सरकार, आपकी पूजा नहीं कर सकती। और रही बात वो पुरस्कारों वाली राजनीति की, तो पुरस्कार पाना और विद्या अर्जित करना दो अलग अलग चीज़ें हैं, वहाँ पार्थक्य समझना होगा। इसीलिए विद्या से विहीन अगर कोई है तो जस्ट भीड़ का हिस्सा है। ठीक है। इसीलिए उपनिषद ने आत्मज्ञान कहा। हम चैतन्य हैं, मुझ में चेतना है, मैं सांस ले रही हूँ, बोल रही हूँ, यानी कि मुझ में कोई प्राकृतिक शक्ति है। लेकिन हमें उसी प्राकृतिक शक्ति का संपूर्ण परिज्ञान जब हो जाएगा, तब हम विद्वान बन सकते हैं।
ठीक है, इसीलिए उपनिषद ने बार बार जो है या आत्मज्ञान की बात की है। और अगर हमें अपना ही ज्ञान नहीं है कि हम भी सांस लेते हैं, जैसे जब मैं मेडिटेशन के लिए बताती हूँ तो कहती हूँ कि ये नाक के पास जो ब्रीथ है, प्राणवायु है, उस पर फोकस करिए, तो लोगों को प्राणवायु को महसूस करने के लिए तेज तेज सांस लेना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपनी सांसों की आवाज़ ही नहीं सुनाई देती। तो इसलिए जो विद्या विहीन है वो पशु बन जाता है। जैसे हम लोग हाउसवाइफ की तरह जब काम करते हैं तो कुछ नहीं ध्यान रहता है। आज मैंने किस दिन फ्राइडे को शैम्पू किया था, तब से कंघी नहीं की है, तो ध्यान ही नहीं रहता है। ये एक अवस्था होती है। तो हमें उस ज्ञान, और जब हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान होगा तो हमारा व्यवहार उस तरह से होगा। तो भाषा, ज्ञान और व्यवहार विज्ञान। और ज्ञान मतलब साहित्य में, सुभाषित में जो विद्या की महत्ता बताई गई है। विदेश में भी आप अपने ज्ञान की वजह से पूजित हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि राजा भी सशक्त से सशक्त भी ज्ञान के समक्ष नतमस्तक हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत आनंद प्रदायी है भाई। हमें ऐसे नहीं पसंद है कि कोई मेरे सामने झुके, लेकिन अगर कोई मेरी पढ़ाई लिखाई का सम्मान करता है तो मुझे बहुत आनंद आता है कि चलो किसी को तो मेरी कद्र हुई। इसी तरह से ये कहाँ पे है, इसमें एक नीति शतक में ये कहा गया है, नीति शतक का 15वां श्लोक है। इसमें ये कहा गया है कि कवियों के या साहित्यकारों के सम्मान की बात है। और इसी तरह से कहा गया, शास्त्रों के द्वारा विभूषित, शब्दों से सुंदर वाणी बोलने वाले और शिक्षा के द्वारा शिष्यों को उपदेश देने वाले जो कवि हैं, वो राजा के राज्य में अगर आपको सम्मान नहीं मिलता तो आप गरीब की भांति रहते हैं। जैसे मुझे कोई जानता ही नहीं था यहाँ पहले, बाद में 2-4 लोग जाने कहे, अरे आप तो वहाँ मिली थी दिल्ली में, वहाँ कॉन्फ्रेंस में, वहाँ तो लोग जानने लगे। तो जब तक हमारी अपनी पहचान नहीं बनती है तब तक हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस, दैट्स ए टाइप ऑफ पॉवर्टी। गरीबी केवल आर्थिक नहीं होती है, एक पहचान का संकट होता है। तो जब अगर हम पढ़े लिखे, ज्ञान हमें जो है भाषा से विविध विषयों का ज्ञान है, तो व्यवहार विज्ञान में हमारी पहचान जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आइडेंटिटी क्राइसिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पॉवर्टी। यह एक तरह की गरीबी है। कई बार होता है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन लोग उन्हें जानते ही नहीं। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिनको उनका पड़ोसी ही नहीं जान रहा है। तो यह भी एक विडंबना, व्यवहार विज्ञान की एक कमी है जहाँ होना चाहिए। यहाँ आपके आसपास के लोग जड़ हैं। जैसे मुझे ज़्यादातर लोग जानते हैं, नकल वकल करके पास हो गई होगी। मेरे एक रिलेटिव हैं, भैया मैं बोलती हूँ, चाचा लगते हैं रिश्ते में, 2 साल बड़े हैं मुझसे। तो वो कहते हैं कि दिल्ली में ही पेपर सेट होता है, दिल्ली में ही कॉपी चेक होती है, दिल्ली में सबका JRF निकल जाता है। तो अब ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? वो जड़ हैं जिन्हें ज्ञान का सम्मान करना नहीं आता। अब आप देखिए, भाषा से ज्ञान और ज्ञान का व्यवहार विज्ञान। ज्ञान से आप कैसे व्यवहार विज्ञान सीखते हैं और आपका व्यवहार विज्ञान कैसे ज्ञान का सम्मान कराना सिखाता है। और अगर आपके व्यवहार विज्ञान में ज्ञान के प्रति सम्मान नहीं है तो भी आप जड़ हैं। आपके पास ज्ञान नहीं है तो भी जड़ हैं। ज्ञान के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए इसकी समझ, अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो भी आप जड़ हैं। तो सांस लेना या जैसे वो आला लगा के चेक करना कि हृदय गति चल रही है, नब्ज चल रही है, सिर्फ इतना चेतना का प्रतीक नहीं है, प्रमाण नहीं है। चेतना का प्रमाण सजगता है, जागृत होना, चैतन्य होना, अवेयर होना। तो हम भाषिक रूप से देखते हैं भाषा से ज्ञान और ज्ञान से व्यवहार विज्ञान और व्यवहार विज्ञान के व्यापक दायित्व। जैसे छोटा बच्चा व्यवहार से ही सीखता है सारी बात, तो व्यवहार विज्ञान कैसे भविष्य की भाषा गढ़ता है।
ठीक है। यहाँ जैसे नीति शतक में ये भी कह दिया गया, येषां न विद्या तपो न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा। तो इस तरह से ज्ञान के विहीन कैसे, अब ज्ञान ये भी है कि अगर आप एमए नहीं किए हैं, केवल 5वीं पास हैं, या आपको हस्ताक्षर करने भी नहीं आता, ये ज्ञान नहीं है, लेकिन आपका शील और गुण और धर्म ये सारे आपके वैदुष्य के परिचायक हैं। जैसे एंसेंट टाइम में, या मैं अपने बचपन में देखती हूँ, मेरे पापा की बुआ लोगों के पास एकेडमिक डिग्री नहीं थी, लेकिन उनकी जो गुण थे, उनके जो धर्म और शील था, व्यवहार था, वो डिग्री से बहुत ऊंचा था। तो किस स्तर पर हम स्वयं में गुणों का संधान करें और अपनी एक्टिविटीज़, हाव भाव, मुख विकृति, फेस एक्सप्रेशंस से कौन सी भाषा बोलें, एकेडमिक डिग्री से अलग जो हमारा व्यक्तित्व गढ़ती है वो भाषा, अगर वो नहीं है तो कैसे हम केवल धरती के बोझ हैं। ये तो पुराने शास्त्र कह रहे हैं, जो आज भी प्रासंगिक है। इसी तरह साहित्य, संगीत, कला विहीन को जो है पशु कहा गया। क्यों कहा गया? हर कोई किसी के पास टाइम नहीं है। आप कारपोरेट सेक्टर में देखेंगे, उन लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठकर उपन्यास पढ़ें या स्टोरीज़ पढ़ें या रामचरितमानस पढ़ें या पेंटिंग बनाएं या डांस, क्लासिकल डांस देखें। तो कारपोरेट सेक्टर में मान लो उन लोग के पास टाइम नहीं है, तो वो पशु अगर उनके पास स्पंदन है, वे स्पंदित हो जाते हैं, उनके तो अभी वो जड़ होने से बचे हैं। जैसे मैं जब किसी से गांव की भाषा में बात करती हूँ तो उन्हें एकदम चौंक जाते हैं, जैसे कोई अपना मिल गया। हमारे यहाँ एक स्वीपर हैं, अभी कल परसों बात हुई, तो कहे दीदी कहाँ से हो, जैसे हम कहे अयोध्या में पैदाइश है मेरी, तुरंत अरे हमारी ससुराल फैजाबाद है, ये वो, मतलब जैसे लगा कितना एक जो स्पंदन है, अगर वो स्पंदन मेंटेन है तो आपके अंदर मनुष्यत्व बचा है। वो स्पंदन को जानना, समझना, बनाए रखना, बढ़ाए रखना व्यवहार विज्ञान है। वह व्यवहार विज्ञान ज्ञान तय करता है और आपका ही व्यवहार विज्ञान आगे की पीढ़ी का ज्ञान गढ़ता है। और इन सब के केंद्र में, या यह सब किसके आवरण में है? दोनों तरह से भाषा के। भाषा केंद्र में भी है और भाषा आवृत भी करती है। इसका श्वेता आप वाक सूक्त को अच्छे से पढ़िएगा। मुझे वो किताब ही नहीं मिली जहाँ संहिताओं का संग्रह है मेरे पास। तो इस तरह से हम देखते हैं किस तरह से है कि जैसे एक व्यवहार विज्ञान और है, जैसे मान लो कोई 10वीं में 5 बार फेल हुआ तो उसका प्रयोजन 10वीं पास करना नहीं, वो किसी और काम के लिए बना है। इसी तरह से जैसे कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे जितना रो गिड़गिड़ाओ, पत्थर दिल हैं, पसीजते नहीं। तो इसमें ये व्यवहार विज्ञान ये है ज्ञान का कि जो है मूर्ख या हठी के चित्त को कन्विंस नहीं किया जाता। कभी कभी हम पूरा जीवन लगा देते हैं किसी को समझाने में, किसी को अपना बनाने में या किसी को बदलने में, लेकिन एक वक्त के बाद हमें खुद समझ जाना चाहिए कि यह निष्फल प्रयास है और अगर उसका परिणाम मिलता है तो आपकी सफलता है। तो इस तरह से भाषा जो है कैसे ज्ञान को गढ़ती है। भाषा मतलब एक देखभाल की भाषा। आप किसी का कैसे केयर करते हैं, किसी को कैसे कंफर्ट जोन देते हैं। जैसे अगर मुझे कोई कभी भी फ़ोन करके कोई भी तकलीफ़ अपनी शेयर कर सकता है तो वो मैं उसे कंफर्ट जोन देती हूँ कि आप मेरे सामने अभिव्यक्त हो सकती हैं। तो इस तरह से मतलब एक यह भाषा ज्ञान और यह एक व्यवहार जो है यह एक अलग सामाजिक समीकरण की सृष्टि करता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी जैसे हमारे अपने हमें नहीं जानते, हमारे दूर वाले हमें ज़्यादा जानते हैं। जैसे घर में डांट पड़ती है तो हम लोग घर की बुराई सहेलियों से करते थे छोटे पे, अब तो सहेलियों के पास टाइम ही नहीं है।
तो आप ये देखें कि ये भाषा और ज्ञान है कि सहेलियाँ कितनी आत्मीय होती हैं और घर के लोग कैसे दुश्मन होते हैं। तो व्यवहार विज्ञान को ये मतलब इस तरह से समझिए। और ज्ञान ये जो है जहाँ मन को विश्राम मिले, ये जो मैंने प्रसंग बताया, तो इस तरह से एक अलग ये आ जाता है, सामाजिक जो है प्रसंग आ जाता है, जहाँ सखी सहेली होना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो इसी तरह से दूसरी एक भाषा और ज्ञान और व्यवहार विज्ञान की बात है कि अगर भाषा में सब संभव है और इतना सारा ज्ञान है, तो भी ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम पाषाण हृदय अज्ञानी जड़ क्यों हैं? बहुत सारे एमए करके या प्रोफेसर्स या आईएएस पीसीएस हैं, लेकिन उन्हें परीक्षा तो उन्होंने पास की, लेकिन सब्जेक्ट का उन्हें नॉलेज नहीं है या मानवीयता का ज्ञान नहीं है। उसके लिए हम क्या समझते हैं, उसके लिए जो है ये भर्तृहरि जो नीति शतक में कहते हैं कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, एक अज्ञानी, एक विशेषज्ञ विशिष्ट ज्ञानी और तीसरा मूर्ख। अज्ञानी जो है उसको तो हम 3-4 बार पढ़ा सकते हैं, घोर घोर के पिला सकते हैं एक ही बात को 10 बार समझा के। जो विशेषज्ञ है वो तो स्वयं एक बार में ही समझ जाता है फटाफट, लेकिन जो मूर्ख है उसे जो है असंभव है समझाना। तो ज्ञान जो है ना, कहते हैं कि ज्ञान की संपत्ति हर किसी को नसीब नहीं होती। आप परीक्षाएं नकल करके भी पास कर सकते हैं, रट के भी पास कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान और विज्ञान का दीप आपके मन में जले एकदम ज़रूरी नहीं है। और इस संदर्भ में हम देखते हैं कि प्रायः जब हम किताबें पढ़ते हैं तो वो किताबों में जो लेखक उसके हैं मूल, उनके पास न डिग्री होती है न ज्ञान होता है। सीधी बात, मैं युधिष्ठिर मीमांसक का बहुत सम्मान करती हूँ, जो शायद 3री, 4थी या 5वीं पास हैं फॉर्मल एजुकेशन में। पूरा जीवन वो ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के शिष्य रहे हैं। और कोई भी पूरी दुनिया का ऐसा नहीं होगा भाषा वैज्ञानिक और वैयाकरण जो उनकी किताबें ना पढ़ता हो। तो आप ये भी देख सकते हैं कि डिग्री लेकर और पद प्रतिष्ठा हासिल करके भी कैसे एक वर्ग जड़ रहता है, और एक वर्ग जिसके पास कुछ नहीं है, न डिग्री है न पद प्रतिष्ठा है, सिर्फ हृदय मन मस्तिष्क है, आत्मा बुद्धिया समेत अर्थान मनोयोंते विवक्षया वाला क्वालिटी है, और वह व्यवहार विज्ञान है। वो क्या समझा, उसे कैसे बताए। तो वही कबीर के पदों पर, कबीर की साखी शब्द और पर जो है लोग पीएचडी कर रहे हैं। वही कबीर जो लिखते हैं मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। वही सूरदास जिन्होंने दुनिया नहीं देखी, उन्हीं के सूरदास के जो है चरित्र पर कृष्ण की बाल लीला के सीरियल बनते हैं। ठीक है, तो आप ये जो भेद संसर्ग है ये जरूर समझें। भाषा से ज्ञान, ज्ञान से व्यवहार विज्ञान, ज्ञान में कैसे वैरायटीज है। श्वेता को मैं बार बार कहती हूँ, आपका 10 नहीं 20 बार भी नेट हो, अगर आपका पूरा सिलेबस नहीं तैयार है तो मैं आपको अच्छे योग्य नहीं मानूंगी। आपको पूरा पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। उसके बाद अगर आप परीक्षा नहीं भी देती हैं, नहीं भी नेट क्वालिफाई है, तो मैटर नहीं करता। तो जो है किस तरह से ज्ञान और व्यवहार विज्ञान को भाषा से हम देखते हैं। दूसरा क्या है, अच्छी बातें जो होती हैं ना, सत्य वचन, अच्छी बातें, या भाषा का सही प्रयोग, या जो कौन सा कल उस दिन उदाहरण दे रहे थे, एक शब्द सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके कामधुक भवन। अगर आप अच्छे से बोलना जानते हैं तो स्वर्ग लोक और इस लोक में आप आनंद पूर्वक रह सकते हैं। ये वाणी का महात्म्य है। तो ये भी है कि अच्छा कोई बोलना क्यों नहीं चाहता। तो जो विद्वत वर्ग है वो ईर्ष्याग्रस्त है। मेरी तारीफ़ कोई चोरी चुप्पे जो लोग पढ़ते हैं, अकेले में मुझसे बात करते हैं तो बहुत प्रशंसा करेंगे, लेकिन सार्वजनिक मैं नहीं लिख पढ़ सकता आपके लिए, नहीं तो लोग आपको जो है बहुत श्रेष्ठ समझने लगेंगे और मुझे कम श्रेष्ठ समझेंगे। ऐसा एक मेरी सहेली ने कहा था। तो आप ये समझें कि विद्वत वर्ग ईर्ष्याग्रस्त है
जो पद प्रतिष्ठा वाले हैं, जब मैं इंटरव्यूज़ में जाती हूँ, वीसी लोग हमारी नहीं सुनते हैं, वहाँ के जो कमेटी रहती है वो गर्व से मत्त हैं, और जो साधारण लोग हैं वो अज्ञान से दबे हुए हैं। तो इस तरह से व्यक्ति की क्वालिटी को समझने वाला दुर्लभ है। और ये आप सबको, जैसे आपको कंप्लेन होती है ना कि हमें कोई नहीं समझता है, कोई हमारे लायक नहीं है, परिवार में आसपास कोई वैसा, कहते हैं ना हमारे यहाँ कोई माहौल ही नहीं है किसी चीज़ का, अच्छी बातों का, तो वहाँ उसका कारण जब हम जान लेते हैं तो दुख कम होता है। कुछ लोग ईर्ष्यालु हैं, कुछ लोग गर्म में हैं, उनके पास टाइम नहीं है, और कुछ लोग अज्ञानी हैं, तो हमें क्यों जानेगा, या एक अच्छा वातावरण कैसे तैयार होगा। ये व्यवहार विज्ञान जो समाज का और परिवार का है, ये हमें जानना होगा, और यह हम अवबोधन के व्याकरण से जानेंगे। ठीक है, बोध की भाषा, अवबोधन का व्याकरण। ठीक है, तो अब मुझे लगता है इतना हो गया। मेरे पास गौरीनाथ शास्त्री की बहुत अच्छी किताब थी इसी विषय पर, जिससे मैंने सोचा था कि भाषा ज्ञान और व्यवहार विज्ञान पर मैं बताऊं, लेकिन मुझे किताबें खोलने देखने का भी टाइम नहीं मिला है। इसमें जो है ये है कि शब्दार्थ का भी असाधारण दर्शन, ये जो मैं बता रही हूँ व्यवहार विज्ञान, ये शब्द और अर्थ का असाधारण दर्शन है। और ये व्यवहार विज्ञान मेरा अपना शब्द यहाँ पर है। पाश्चात्य में राजनीतिक चिंतक बेंथम ने व्यवहारवाद की संस्थापना की है, लेकिन भाषा विज्ञान में व्यवहार विज्ञान का मेरा मौलिक प्रयोग है। मैंने कहीं नहीं पढ़ा है अभी तक, हो सकता है कहीं और किसी ने लिखा पढ़ा हो। तो शब्द और अर्थ का जो असाधारण दर्शन है वो व्यवहार विज्ञान है। वाक्यार्थाद एव जायते, ये व्याडि के संग्रह ग्रंथ में उल्लिखित है, एक पंक्ति, वाक्यार्थ आदि एव जायते, वाक्य अर्थ आदि 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 व्यवहार विज्ञान का ही उसमें जो है उत्पन्न होता है। शब्द और शब्द तत्व की मीमांसा में ये है, संग्रह वाक्यपदीय से लिया है इसने। तो ये हमें, चूँकि मैत्रायणी उपनिषद का एक शब्द है, आपको मैं बताऊं, मैं एक प्रेजेंटेशन में मैंने ये वो कोड भी किया था, और वहाँ ये कहा गया कि मैत्रायणी उपनिषद हम लोग सुने नहीं हैं, इसलिए आपकी बात नहीं मानेंगे। ऐसे ऐसे विद्वान होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उन्होंने शब्द ब्रह्म का कॉन्सेप्ट दिया है भर्तृहरि से पहले। अगर हम इसको टाइम पीरियड माने उपनिषद का, तो मैत्रायणी उपनिषद में शब्द ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है। और शब्द ब्रह्म को द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये, शब्द ब्रह्म परम चयत। जैसे हम परम ब्रह्म की जो उपासना करते हैं, सच्चिदानंद, निर्विकार, निराकार, तो वैसे ही शब्द ब्रह्म भी उपासनीय हैं, और शब्द ब्रह्म के माध्यम से ही हम परम ब्रह्म की यात्रा तय करते हैं। शब्द ब्रह्म के माध्यम से जब हम परम ब्रह्म की, हम अविद्या, अज्ञान, संसार जानते 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 सब में कैसे सत्य भी है, असत्य में कैसे सत्य भी है, उसके अनुसार कैसे हमें व्यवहार करना है, इस तरह से समझते समझते जब हम आगे बढ़ते हैं, निर्विकार निराकार, हम समाधि की स्थिति में जब जाते हैं, या हम रसानुभूति में जब जाते हैं, रसानुभूति में कोई पिक्चर देखकर एकदम उसी में डूब जाते हैं, कोई उपन्यास पढ़ते हुए डूब जाते हैं, तो यह जो परम आनंद है, इसका माध्यम शब्द ब्रह्म ही है। चाहे वो कविता की भाषा हो, चाहे वो गीत संगीत की, नृत्य की भाषा हो। जैसे छोटे से बच्चे कभी बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छा करतब दिखाते हैं, तो वो भाषा हमें जो आनंद देती है, ब्रह्मानंद सहोदर, परम आनंद, रसानुभूति देती है, वहाँ माध्यम शब्द ब्रह्म ही है। शब्द की वह चिन्मयी शक्ति ही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भाषा से ज्ञान, ज्ञान से व्यवहार विज्ञान, जो हमारा अवबोधन है। जैसे मूवी हमको समझ में आ रही है तो वो भी ज्ञान है। अगर जैसे मेरे यहाँ जो बताया ना, लेबर लोग काम करते थे, उन्हें वो मूवी नहीं समझ में आती थी, कौन सी, मेरा नाम जोकर,
तो वहाँ उनका अवबोधन बाधित हो गया, उन्हें रसानुभूति नहीं मिली, तो उनका व्यवहार में आनंद उतर नहीं पाया या उस मूवी का व्यावहारिक ज्ञान उन तक नहीं पहुँच पाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे जो है भाषा, पूरा संसार भाषा के ही माध्यम से जाना जाता है। अगर हम न्यूरो लिंग्विस्टिक की बात करें तो आप देखे होंगे कोई फालिज मार देता है, पैरालाइज्ड हो जाता है, तो उसकी आवाज़ बदल जाती है करके। ब्रेन, तंत्रिका तंत्र का प्रभाव कैसे वाणी को परिवर्तित कर देता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक्स में देखते हैं, उसमें अफेजिया आदि बीमारियां हैं, डिसलेक्सिया आदि हैं, और भी बहुत सारी हैं जिनमें आपकी क्रिया चली जाती है, तो उन्हें सारा संसार रुका हुआ ही दिखता है। जैसे कहते हैं न जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक का प्रसंग है, ये खाली दोहा चौपाई नहीं है। भावना जो है आपकी तंत्रिका तंत्र का जो है एक विकसित रूप है, और जब आपकी तंत्रिका तंत्र किसी चीज़ को लेकर शून्य है तो आपको सब शून्य ही दिखाई देगा। जैसे बहुत अच्छी पिक्चर दिख रही है, चल रही है, और आपका मन कहीं और है, तंत्रिका तंत्र उस पिक्चर से रिलेट नहीं कर पा रहा है आपको, तो आपको पिक्चर समझ में नहीं आएगी। और जाकी रही भावना जैसी, अगर आप गुस्से में हैं तो सब दुनिया आपको चिढ़ाते हुए ही नजर आएगी, गुस्सा भड़काने वाली। आप प्रेम में हैं तो सब मुस्कुराता हुआ ही मुझे तो नज़र आता है, सारी दुनिया जैसे हंसती खिलखिलाती हो। और सबसे ज़्यादा हम प्रसन्न हैं, ये भी लगता है। अहंकार इसको कोई कह सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि पूरी दुनिया, अभी मैं जब आई, थोड़ा देर से आई यहाँ बाहर, तो मुझे यहाँ सब कौवा कोयल बैठे थे मेरे आसपास, हमें लगा सब इंतज़ार कर रहे हो। तो वहाँ इस तरह के आत्मिक विस्तार का बोध होना कहीं से गलत मुझे नहीं लगता है, आनंद है। तो इस तरह से जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक का है। न्यूरोलॉजिकली जो भाषा विज्ञान हम देखते हैं, अफेजिया एक बीमारी है, उसमें या आप न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट्स में डॉक्टर्स को देखते हैं तो कैसे किसी का बुखार से, मेरी बहन को बुखार से कोमा में गई थी, उसके बाद उसकी स्पीच में थोड़ा सा अंतर आ गया, उसकी सुरीली आवाज़ में थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन आ गया। तो इस तरह से कैसे न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र आपकी वाणी को प्रभावित कर देता है। भाषा, ज्ञान और व्यवहार विज्ञान। आप हा हंस रहे हैं, दोस्तों में खूब गप्पे, कॉलेज के ग्राउंड में मार रहे हैं गप्पे, खूब किसी बात पर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, और तब तक बगल से गुरुजी गुजरे और सब एकदम शांत और पैर छूने लगे। ये सामाजिक भाषा है, सामाजिक भाषा विज्ञान, व्यवहार विज्ञान और उसका ज्ञान। तो ये हो गया एक साइको लिंग्विस्टिक। क्लास में डांट पड़ गई तो दोस्तों की बात पर भी नहीं हंसना है, चुपचाप सिर झुका के मुंह उदास करके बैठे हैं 1 दिन 2 दिन। एग्ज़ाम में फेल हो गए, 2 दिन 3 दिन कमरे से नहीं निकले, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। साइको लिंग्विस्टिक आपके मस्तिष्क के अवस्था की ये भाषा है। भाषा, ज्ञान और उसके अनुकूल व्यवहार विज्ञान, ये हमारा विषय है। मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत आप लोग को बताया, भाषा शास्त्र से जोड़ा, भाषा विज्ञान से जोड़ा और भाषा तत्व से जोड़ा, जिसे शब्द तत्व कहा गया है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन। ज्ञान जो है विवर्तते अर्थभावेन। प्रक्रिया जगतो यतः, प्रक्रिया जगतो यतः ही व्यवहार विज्ञान। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आपसे कम से कम 5 लोगों का मुझे रिटन रिव्यू चाहिए। देन हम ये स्पेशल लेक्चर, जो कि ऐसे थोड़ा सा अलग टॉपिक पर है, वो हम आप लोग को जो भी मुझे अकल समझ है वो दे सकेंगे। क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी ईश्वर ने मुझे दी है या मैंने अर्जित की है, तो इस पर सबका समान हक है, जो जितना ले सके ले जाए। एक और मैं बात करूंगी, एक गुरुजी हैं बिलासपुर के, प्रोफेसर सरोज मिश्र, रिटायर्ड हैं। उन्होंने रात में हमसे कहा, बात की कि आप माहौल, वातावरण ऐसा चल रहा है और आप भाषा विज्ञान, ज्ञान और व्यवहार विज्ञान की बात कर रही हैं, तो आप बताइए इस वातावरण में केवल रोने से या तकलीफ़ से तो और हम बीमार हो जाएंगे, हम भी बीमार हो जाएंगे जो हम अच्छे से घर में रह रहे हैं। मैं अपनी 2 आया की पूरी सैलरी दे रही हूँ, मार्च में भी दिया, अप्रैल में भी दिया, मई की भी 20 तारीख को मैंने बोला है फाइनल ट्रांसफ़र कर देंगे।
अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूं? स्त्री वाला उस दिन आया, कहा कुछ नहीं है तो उसको चलो 5 किलो चावल सामान दिलवा दे। इससे ज़्यादा हम केवल बैठकर रोएं, ये समाधान है। जितना हम कर पा रहे हैं उतना हम कर रहे हैं। प्राकृतिक शक्तियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी ही प्राकृतिक शक्तियाँ इस नकारात्मक परिवेश पर प्रभावी हो जाएं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी कविता कहानी लिखें, कोरोना मज़दूरों की दर्दनाक तस्वीरें खुद भी देखें, लोगों को दिखाते हुए खुद भी बीमार हो जाएं। संवेदनशीलता केवल ये नहीं है कि केवल हमारी ढपोर टाइप का शब्द तक का ज्ञान हो। उसके साथ अगर हम कुछ और भी मैनेज कर सकते हैं तो वो भी तो बड़ी बात है। तो इस तरह की बातें आती हैं। ठीक है, आपका अपना काम है, आप रोटी की पिक्चर लगा लगा के संवेदनाएं बांटिए बटोरिए, अगर उसका आपको लाभ दिख रहा है। हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पर जितना कर सकते हैं, 15,000 मेरे आया की सैलरी जाती है, मैं मार्च अप्रैल मई दे रही हूँ, और अभी पता नहीं कितने दिन तक देना पड़े, कोई पता नहीं है। और बाकी जो हमारे आसपास हैं, सब्जी वाला है, सबको हम लोग बढ़ा के देते हैं। डेली वेज वालों को ज़्यादा मदद कर रहे हैं। तो यही इंसान कर सकता है, उससे ज़्यादा कविता कहानी इस समय समाधान नहीं है। तो खैर, ये उनकी अपनी वो है कि वो मुझ पर प्रश्न उठाए कि आप व्याख्यान आपको सूझ कैसे रहा है ऐसे परिवेश में। ऐसे परिवेश में हम खुद को और अपनों को संतुलित रखें, इसलिए व्याख्यान अपेक्षित है। तो फिर सबको मुझे लगता है कि अब ये हो चुका है, और अगली बार हम फिर एक संडे छोड़कर अगले संडे 15 दिन बाद फिर एक विशेष लेक्चर पर सार्वजनिक आएंगे। टॉपिक जो लोग डिसाइड करें। इसके अलावा महत्व ये है, 5 रिव्यूअर हमें चाहिए जो क्रिटिकल रिव्यू कर सकें। बिना रिव्यूअर के ही बोलना ढपोर वाला नहीं अच्छा लगता है कि खाली बकते चले जाओ। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। संध्या मिश्रा बहिनी IIT कानपुर की देख रही हैं। अब उनके लिए मुझे सूट वूट भेजना है, भेजेंगे डाक व्यवस्था खुले तो। ऐसे में फिर हम यही कह रहे हैं, राजरानी जी को सादर चरण स्पर्श, अमरेंद्र सर को सादर चरण स्पर्श। और भाई लोग, हम ज़्यादा इसको देख नहीं पाते हैं, मुझे एकदम तकनीक का ज्ञान नहीं है। दूसरा, मैं दाहिने हाथ में मोबाइल पकड़ी हूँ, हाथ एकदम झुन्न हो गया है, तो मुझे एक स्टैंड भी खरीदना है, बाज़ार बंद है। तो कुल मिला के हम सभी को प्रणाम करते हैं, सभी को, छोटे बड़े समवयस्क सबको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्वेता श्रीवास्तव गोरखपुर की रिसर्च स्कॉलर हैं, उनको भी बार बार नमस्कार कि उन्होंने हमें उत्साह मेरा बढ़ाती रहती हैं और यह अवसर देती हैं कि वो मुझे पूरा सुनती हैं। ये बहुत बड़ी आजकल उपलब्धि है। तो डॉक्टर शशिधर द्विवेदी जी को भी नमस्कार। सबको सादर प्रणाम, नमस्कार। बहुत सारा हम जान नहीं पा रहे हैं कैसे किसका नाम लें। यहाँ 19 दिख रहे हैं लेकिन और नहीं दिख रहा है। तो और संध्या मिश्रा बहनी फ़ोन ऑन करेंगे, बात होगी। तो सबको बारंबार प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ हो।